नमस्कार। आज हम भीष्म साहनी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी अमृतसर आ गया है, इसके कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये कहानी हमें सीधे विभाजन के उस मुश्किल वक्त में ले जाती है, एक ट्रेन यात्रा के जरिए। बिल्कुल, एक ऐसा सफर जहां मंजिल से ज्यादा शायद वो सफर ही, उसकी भयावहता ही मायने रखती है। सही कहा, और हमारा स्रोत भी यही कहानी है, भीष्म साहनी की लिखी हुई। इस चर्चा से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बंटवारे की उथल-पुथल, वो डर, हाँ, वो अनिश्चितता का माहौल, कैसे सिर्फ बाहर की दुनिया को ही नहीं, बल्कि एक रेल के डिब्बे में बंद इंसानों को, उनके रिश्तों को, उनकी इंसानियत तक को बदल देता है। कैसे एक आम सी लगने वाली यात्रा धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेल के डिब्बे से। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है अभी। हाँ, सामान्य सा माहौल है। कथावाचक दिल्ली जा रहा है आजादी का जश्न देखने। अच्छा। जो बर्मा में लड़ाई के किस्से सुना रहे हैं, हाँ थोड़ा अंग्रेजों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और साथ में 3 पठान व्यापारी भी हैं। हाँ, जिनमें से एक वो हरे कपड़ों वाला ऊपर की बर्थ पे लेटा है, बड़ा मजेदार हंसमुख सा लग रहा है। बिल्कुल। और उसका मजाक चल रहा है पेशावर के एक दुबले पतले बाबू के साथ। वो बाबू कथावाचक के पास ही बैठा है। हाँ, वो पश्तो में भी कुछ बोल लेते हैं बीच बीच में। और एक कोने में एक बुढ़िया है, वो अपनी माला जप रही हैं। तो एक तरह से देखें तो डिब्बे का माहौल बिल्कुल रोजमर्रा जैसा है। बातचीत हो रही है, हंसी ठट्टा चल रहा है। हाँ, लेकिन इस रोजमर्रा की बातचीत के ठीक नीचे एक अनदेखा सा तनाव भी है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान बनने की बात हो चुकी है। लोग अंदाजे लगा रहे हैं जिन्ना साहब बंबई में रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे। लाहौर किधर जाएगा, गुरदासपुर का क्या होगा, ये सब बातें चल रही हैं। दंगों की खबरें भी आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है, शायद एक भोली सी उम्मीद के आजादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ा मिला जुला सा माहौल है, मतलब आजादी का जोश भी है और बंटवारे की वो अनिश्चितता भी, दोनों साथ साथ। और इसी माहौल में वो ऊपर लेटा पठान व्यापारी अपने खाने की पोटली खोलता है। हाँ, उबला हुआ मांस और नान रोटी अपने साथियों को देता है। और फिर मजाक में उस दुबले बाबू से कहता है, खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा। और फिर जोड़ता है, दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। बाबू भी पश्तो में कुछ जवाब देता है, मुस्कुरा देता है, सब हंसते हैं। सरदार जी भी मजाक में शामिल हो जाते हैं, कहते हैं कि पठान ने हाथ नहीं धोए इसलिए बाबू नहीं खा रहा। हाँ, माहौल हल्का है अभी तक। पर यही देखिए, ये मजाक जो है ये सिर्फ मजाक नहीं रहता। जब पठान दोबारा कहता है, मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? ये बात, ये खानपान और मर्दानगी को बड़ी चालाकी से, आप कह सकती हैं सांप्रदायिक पहचान से जोड़ने की एक हल्की सी मगर चुभने वाली शुरुआत है। हाँ, वो जो बेतकल्लुफी दिख रही थी, उसके नीचे विभाजन की एक पतली सी दरार जैसे उभरने लगती है। बिल्कुल, जो पहले शायद नॉर्मल लगता, अब थोड़ा असहज लगने लगता है। और ये असहजता ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। गाड़ी वजीराबाद स्टेशन पर रुकती है और अचानक कुछ होता है। क्या होता है? एक आदमी नल से लोटे में पानी लेकर तेजी से भागता है अपने डिब्बे की तरफ। अच्छा। उसकी घबराहट जैसे छूत की बीमारी की तरह फैल जाती है। नल पर खड़े बाकी लोग भी बिना कुछ सोचे समझे अपने अपने डिब्बों की ओर भागने लगते हैं। और पल भर में पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। हाँ, एक अजीब सा सन्नाटा। उफ। कथावाचक, जिसने पहले भी दंगे देखे हैं, वो इन संकेतों को पहचानता है। ये भागते हुए लोग, ये बंद होते दरवाजे, छतों पर खड़े लोग, ये अचानक छा जाने वाली खामोशी। उसे शक हो जाता है। हाँ, उसे लगता है बाहर जरूर कोई गड़बड़ है। ये कहानी में एक बहुत अहम मोड़ है। डिब्बे के अंदर की वो बनावटी शांति बाहर की कठोर हकीकत से टकरा रही है। बिल्कुल। और वो बाहर का डर अब धीरे धीरे अनदेखे तरीके से डिब्बे के अंदर रिसना शुरू हो जाता है। भले ही अंदर बैठे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हो कि उसे नजरअंदाज करें, पर वो अनिश्चितता अब एक ठोस डर का रूप ले रही है। और ये डर तब और साफ हो जाता है जब गाड़ी चलने ही वाली होती है कि पिछले दरवाजे से एक आदमी, हाँ, उसकी पत्नी और बेटी, हाँ, हड़बड़ी में डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आदमी गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है शहर में दंगा हो गया है। ओ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर स्टेशन पहुंचा है, उसके पास टिकट भी है। लेकिन अब डिब्बे का माहौल बदल चुका है। हाँ, वही लोग जो शायद थोड़ी देर पहले खुद वॉकी भी के घुसने की कोशिश कर रहे होते। हाँ, अब चिल्लाते जगह नहीं है, अरे बंद करो दरवाजा, जैसे इंसानियत ही दरवाजे के बाहर रह गई हो। और वो पठान जो मजाक कर रहा था, और वो लात लगती है उसकी पत्नी के सीने पर, वो बेचारी हाय हाय करती वहीं बैठ जाती है। दूसरा पठान उनका संदूक उठाकर नीचे फेंक देता है। ये कितना भयानक बदलाव है। कहाँ वो हंसी मजाक और
कहाँ ये नंगी हिंसा हाँ और बाकी यात्रियों की चुप्पी सिवाय उस बुढ़िया के। हाँ, वो बुढ़िया कोसती है उन्हें, कहती है ए निकब बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा। लेकिन उनकी आवाज दब जाती है। बिल्कुल, बाकी सब चुप हैं, और ये चुप्पी भी उतनी ही डरावनी है जितनी वो लात। सही कहा, ये उस बढ़ते हुए सांप्रदायिक जहर और सामूहिक अमानवीयता का सबूत है। वो बुढ़िया की आवाज जैसे इंसानियत की एक अकेली कमजोर सी पुकार बनकर रह जाती है। और वो परिवार? इससे पहले कि वो लोग संभल पाते या अपना कुछ सामान अंदर खींच पाते, गाड़ी चल पड़ती है। ओ नो। वो बदहवासी में आधा अधूरा सामान लेकर उतर जाते हैं। पीछे से लड़की की चीख सुनाई देती है, पिताजी सामान छूट गया। दिल टूट जाता है ये सुनकर। एक पूरा परिवार बस प्लेटफॉर्म पर छूट गया। हाँ, और ये घटना डिब्बे के अंदर जैसे एक जहर घोल देती है। जो डर बाहर था, अब वो डिब्बे के अंदर घुसाया है, नफरत और हिंसा की शक्ल में। और इसका असर सब पर होता है। शायद सबसे ज्यादा उस दुबले बाबू पर। इस घटना के बाद डिब्बे में एक अजीब, बोझिल, डरावनी खामोशी छा जाती है। हाँ। वो बाबू जो कथावाचक के बगल में बैठा था, वो डर के मारे सीट के नीचे फर्श पर लेट जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। ऊपर बैठा पठान उसे फिर ताना मारता है। हाँ, कहता है, ओ बेगरत, तू मर्दे की औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। लेकिन इस बार बाबू के पास कोई जवाब नहीं है। कोई पश्तों का जवाब नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, उसकी सारी हाजिर जवाबी जैसे डर ने पी ली है। वो चुपचाप लेटा है, अपमानित, सहमा हुआ। और ये डर सिर्फ बाबू तक ही नहीं रहता, अब सब सहम गए हैं। खिड़कियों के पल्ले गिरा दिए जाते हैं। क्यों? पत्थर चलने के डर से, शायद, या गोली चलने के डर से, या शायद बस एक दूसरे की देखा देखी, एक सामूहिक डर। सफर अब बहुत भारी हो गया होगा। हाँ, गाड़ी रुक रुक कर चलती है, रात का अंधेरा है, दूर कहीं जलते हुए शहरों की लालिमा दिखती है। अब दिलचस्प बात यह है कि पठान तो ऊँघ रहे हैं। हाँ, शायद इसलिए कि वो अपने इलाके से निकल गए हैं, या शायद वो इस माहौल के आदी हो चुके हैं, पता नहीं। लेकिन बाकी यात्री, खासकर बाबू और कथावाचक, वो जाग रहे हैं, डरे हुए हैं। बाबू का वो फर्श पर लेटना और फिर वो अपमान सहकर चुप हो जाना, उसके अंदर कितना खौफ और बेइज्जती का एहसास पल रहा होगा। बिल्कुल, डिब्बे के अंदर की दुनिया अब बाहरी दुनिया के डर से पूरी तरह जकड़ चुकी है। हर आवाज, हर झटका, गाड़ी का हर रुकना दिल में दहशत पैदा कर रहा है। रात किसी तरह कटती है, हरबंसपुरा स्टेशन निकलता है, और तभी बाबू अचानक उत्तेजना में चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेसब्री है, जैसे किसी सीमा के पार होने का इंतजार कर रहा हो। हाँ, और अमृतसर स्टेशन आते आते ये बेसब्री एक भयानक रूप ले लेती है। वो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल, एकदम अचानक वो उछलकर खड़ा होता है और ऊपर बर्थ पर लेटे पठानों पर चीखना शुरू कर देता है। चीखना? बद्दी गंदी गालियां। ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, सीट पर चढ़ गया है। क्या ये वही बाबू है जो डर के मारे फर्श पर लेटा था? हाँ, वही बाबू। ये बदलाव देखकर सब चौंक जाते हैं। सरदार जी और वो बुढ़िया उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो काबू में नहीं आ रहा। नहीं। अमृतसर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां क्या माहौल है? प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची हुई है, भारी भीड़ है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पीछे क्या हुआ, कहाँ दंगे हुए। और खाने पीने वालों पर, होमचे वालों पर लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बरसों के भूखे हों। शायद डर के साथ भूख प्यास का एहसास भी तेज हो जाता है। और इसी हंगामे के बीच बाबू डिब्बे से उतरकर भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। कथावाचक को चिंता होती है कि कहीं ये गुस्से में कुछ करना बैठे। और तभी वो तीनों पठान भी चुपचाप अपनी गठरियां उठाते हैं। अच्छा। और डिब्बे से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े दूसरे पठानों के झुंड में शामिल होकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उन्हें अंदाजा हो गया हो कि अब हवा का रुख बदल गया है। बिल्कुल, यहाँ शक्ति का समीकरण साफ तौर पर बदल रहा है। अमृतसर, जिसे अब अपना इलाका माना जा रहा है, वो बाबू को वो हिम्मत दे रहा है जो पहले नहीं थी। उसका गुस्सा सिर्फ पठानों के अपमान का नतीजा नहीं लगता। ये शायद उस पूरी बेबसी, उस डर, उस नफरत का विस्फोट है जो उसके अंदर जमा हो गया था। और पठानों का वो चुपचाप चले जाना, वो भी जैसे बंटवारे का ही एक छोटा सा रूप है। जो साथ सफर कर रहे थे, अब रास्ते अलग हो गए। और फिर बाबू लौटता है। हाँ, बाबू लौटता है, चुपचाप। लेकिन उसके हाथ में अब लोहे की एक मोटी छड़ है। अरे! उसे चुपके से सीट के नीचे खिसका देता है। पठानों को डिब्बे में नहीं पाता तो बाकी यात्रियों पर बड़बड़ाता है। क्या कहता है? निकल गए हरामी, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। ओह, ये छड़, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है,
ये उस हिंसा का प्रतीक है जो अब बाबू के अंदर जड़ पकड़ चुकी है। वो अब सिर्फ शिकार नहीं रहा, वो शिकारी बनने की तैयारी में है। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। गाड़ी अमृतसर से चलती है, तनाव थोड़ा कम होता है, लोग खा पी कर ऊँघने लगते हैं। शायद सुरक्षित इलाके में होने का एक झूठा सा एहसास उन्हें घेर लेता है। हाँ शायद, लेकिन बाबू जाग रहा है। वो बार बार पठानों के बारे में पूछ रहा है। कथावाचक की भी आंख लगने लगती है, नींद भारी हो रही है। और फिर कहानी अपने उस चरम पर पहुंचती है जहां इंसानियत पूरी तरह दम तोड़ देती है। हाँ, सुबह होने से ठीक पहले का वक्त है। बाहर अभी अंधेरा ही है। गाड़ी धीमी होती है। फिर से हाँ, बाहर से खटखटाने की आवाज आती है। अंधेरे में एक आदमी और एक औरत गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर। हाँ, आदमी लाठी से दरवाजा पीट रहा है, आवाज लगा रहा है, खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते, मेरे साथ औरत जात है। वही गुहार, लेकिन इस बार मदद मांगने वाले मुसलमान हैं। और डिब्बे के अंदर का माहौल? डिब्बे के अंदर बाबू हड़बड़ाकर उठ बैठता है। पहले वो खिड़की से चिल्लाता है, कौन है, इधर जगह नहीं है। लेकिन फिर एक पल के लिए रुकता है और अचानक लपक कर दरवाजा खोल देता है। हाँ, और जैसे ही बाहर खड़ा आदमी राहत की सांस लेकर कहता है, या अल्लाह, क्या? बाबू पूरी ताकत से उसके सिर पर वो लोहे की छड़ दे मारता है। नहीं। एक भयानक आवाज होती है। आदमी के चेहरे से खून का फव्वारा सा छूटता है। वो सिर्फ या अल्लाह बुदबुदा पाता है, लड़खड़ाता है और नीचे गिर जाता है। हे भगवान! नीचे खड़ी औरत चीख भी नहीं पाती, वो भी वहीं थम जाती है, जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई हो। ये दिल दहला देने वाला है। कहानी का सबसे त्रासद, सबसे भयावह पल। हाँ। डर, अपमान और बदले की आग ने उस दुबले पतले पढ़े लिखे बाबू को एक वहशी हत्यारे में बदल दिया। वो ठीक वही कर रहा है जिसका शिकार कुछ घंटे पहले एक और बेबस परिवार हुआ था। लेकिन इस बार हिंसा जानलेवा है। और उसका शिकार कौन है? एक और असहाय यात्री जो पनाह मांग रहा था। बाबू कुछ पल दरवाजे में जैसे मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, फिर वो छड़ बाहर फेंक देता है और अंदर आता है। अपने कपड़े देखता है, अपने हाथ देखता है, उन्हें सूंघता है। हाँ, और फिर चुपचाप कथावाचक के बगल में आकर बैठ जाता है। डिब्बे में बाकी सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं कि अभी अभी क्या हुआ है। उसका वो अपने हाथ सूंघना, ये क्या है? अपराध बोध, या सिर्फ इस बात की पुष्टि की खून लगा है या नहीं? या शायद उस वहशीपन की गंध को महसूस करना जो अब उसका हिस्सा बन चुकी है। कौन जाने। ये दिखाता है कि हिंसा का चक्र कैसे इंसान को पीस डालता है, कैसे पीड़ित को ही हैवान बना सकता है। इंसानियत की सारी परतें जैसे उतर गई हैं। सुबह होती है, सूरज निकल आता है, गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। सामने बैठे सरदार जी जागते हैं और वो बाबू को देखते हैं। हाँ, बाबू को देखते हैं और मुस्कुराकर तारीफ करने लगते हैं। तारीफ किस बात की? वो कहते हैं, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। हिम्मत? हाँ, वो आगे कहते हैं, तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहां बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और ये कहकर सरदार जी जोर से हंसते। और बाबू क्या करता है? बाबू कोई जवाब नहीं देता, बस सरदार जी के चेहरे की तरफ देखता रहता है, एक विभत्सी मुस्कान के साथ। विभत्स मुस्कान? हाँ, एक ऐसी मुस्कान जो शायद मुस्कान है ही नहीं। कहानी का ये अंत उफ, रोंगटे खड़े कर देता है। ये विडंबना की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। सरदार जी बाबू की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, उस हिम्मत की नहीं जिसने पठानों को ललकारा था, बल्कि उस वहशीपन की जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली। वो उस भयानक सच से अनजान है जिसे कथावाचक और अब हम जानते हैं। या वो उस नई हिंसक पहचान को स्वीकार कर चुका है जो इस सफर ने उसे दी है, या ये समाज पर, उस माहौल पर एक खामोश डरावना तंज है जिसने उसे ये बना दिया है। कहानी हमें इन्हीं सवालों और उस भयानक मुस्कान के साथ छोड़ देती है। ये सिर्फ एक घटना का बयान नहीं है, ये इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। हाँ, और डर और नफरत के माहौल में इंसानियत कैसे हार जाती है, उसका एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल। तो ये थी भीष्म साहनी की कहानी। अमृतसर आ गया है पर हमारी आज की बातचीत हमने देखा कि कैसे बंटवारे का जहर एक आम सी रेल यात्रा को डर, शक, नफरत और आखिर में बेरहम हिंसा के एक चलते फिरते नरक में बदल देता है। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदारों का, खासकर उस दुबले बाबू का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। हाँ, कैसे डर, अपमान और बदले की भावना एक साधारण इंसान को इतना बदल सकती है कि वो खुद
खुद हैवान बन जाए। ये कहानी हमें दिखाती है कि हिंसा कैसे एक चक्रव्यूह की तरह काम करती है, जिसमें फंसकर पीड़ित भी अत्याचारी बन सकता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बाबू का गुस्सा आखिर किस पर था? क्या सिर्फ उन पठानों पर जिन्होंने उसे जलील किया, या उस पूरे सिस्टम पर, उस माहौल पर जिसने लाखों लोगों को यूं बेबस और डरावा बना दिया था? क्या डर और नफरत इंसान को हमेशा इतना नीचे गिरा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ 1947 का नहीं है, ये आज भी उतना ही मौजू है, जब भी हम नफरत को बढ़ते और इंसानियत को बंटते देखते हैं। शायद ये कहानी हमें याद दिलाती रहे कि हिंसा की हर कहानी के पीछे ऐसे ही इंसानी चेहरे होते हैं जो डरते हैं, अपमानित होते हैं और कभी-कभी टूटकर खुद भी हिंसा का हिस्सा बन जाते हैं। इस जटिल मानवीय त्रासदी को समझना शायद नफरत के इस चक्र को तोड़ने की दिशा में एक छोटा सा कदम हो सकता है। निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है ये समझना। आज के इस गहरी और गंभीर चर्चा के लिए धन्यवाद।